20 साल का कार्तिक अपनी माँ कंचन और पिता सुरेश का एक लौता बेटा था। एक रोज कॉलेज से आते समय वो मार्केट से लौट रही वैशाली नाम की औरत से टकरा जाता है, जिससे वैशाली के हाथ से सब्जियों का थैला छूटकर गिर जाता है। तो कार्तिक सब्जियों को उठाते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, मेरी वजह से ये सब फैल गया। कोई बात नहीं बेटा, तुमने जानबूझकर नहीं किया। फिर भी गलती तो मेरी ही है ना, मैं ये सब उठा लेता हूँ। ओह नो, आधी सब्जियां तो नाले में भी गिर गईं। मैं बिना थोड़ा देखकर चल लेता तो क्या हो जाता। जो होना था हो गया बेटा, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपको टैक्सी से छोड़ देता हूँ। कार्तिक कहता रहता है और वैशाली उसे ममता भरी आंखों से देखने लगती है और उसके ज्यादा कहने पर वो उसे मना नहीं करती और उसके साथ टैक्सी में बैठकर अपने घर जाती है, जहाँ वो प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। तो कार्तिक को बहुत अच्छा एहसास होता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में जब वो घर पहुँचता है तो घर पहुँचकर अपनी माँ कंचन को ये सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर वो कहती है, देख बेटा, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अनजान लोगों से दूरी बनाए रखा कर। मम्मी, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, इस घर का इकलौता वारिस हूँ जो 20 साल का हो चुका है और जल्द ही पापा के बिजनेस में उनकी हेल्प भी करने वाला हूँ। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए समझदारी भी तो होना जरूरी है, जिसकी तुझ में अभी बहुत ही कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझ में इतनी समझदारी है कि वो अनजान औरत भी मुझे इतने प्यार से आशीर्वाद दे रही थी कि मानो कोई अनजान नहीं, मेरी अपनी माँ हो। कुछ भी बोलता है, तेरी माँ मैं हूँ, समझा? इतना कहकर कंचन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कार्तिक को समझ नहीं आता कि कंचन अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गई। समय बीतता है, सब अच्छा चल रहा होता है। तभी एक रोज कार्तिक अपने परिवार के साथ बाहर लंच पर जाता है, तो वही औरत वैशाली उसे वहाँ दिखाई पड़ती है। तो वो उसे आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। वैशाली को देखकर कंचन हैरान रह जाती है और कार्तिक का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। वैशाली भी उनके पीछे पीछे घर आती है। तो कंचन कार्तिक को उसके कमरे में भेजकर वैशाली से कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं बस कार्तिक को एक बार अपने गले से लगाना चाहती हूँ, बस एक बार। अब तक उसे दूर रहकर ही बड़ा होते देखा है। कंचन शांत हो जाओ। वो भी क्या? ये आपकी नाजायज पत्नी आपके जायज बेटे से मिलने आई है, उसे गले लगाना चाहती है ताकि उसे सब पता चल सके। ये बातें कार्तिक भी सुन लेता है और वहाँ आकर कहता है, नाजायज पत्नी जायज बेटा, क्या है ये सब? पापा मम्मी, आप इनको कैसे जानते हैं? आपको मेरी कसम, जो भी है मुझे सच सच बताइए प्लीज। बेटा, सच ये है कि तू मेरा जायज बेटा है, लेकिन तेरी माँ जायज पत्नी नहीं, जो कि वैशाली है। सुरेश और कंचन अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाली से बिता रहे थे, लेकिन हमेशा उन्हें अपने परिवार में एक बच्चे की कमी महसूस होती थी। कंचन कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मां नहीं बन सकती थी, ये बात साफ थी। इस बात से कंचन जितना दुखी थी, उससे कहीं ज्यादा दुखी सुरेश था, लेकिन वो अपना ये दुख कभी कंचन के सामने जाहिर नहीं करता था। एक रोज सुरेश के घर उसकी बहुत ही करीबी रही दोस्त वैशाली आती है। कैसे हो सुरेश, याद तो हूँ ना मैं? कैसी बातें करती हो वैशाली, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? वैसे अकेले आई हो या पति भी साथ है? तुमने क्या सभी को अपनी तरह समझा है? अरे तुम्हारी शादी हो गई तो क्या सबकी शादी हो जाएगी? दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर चाय लेकर कंचन आती है और दोनों को टोकते हुए कहती है, क्या बात करते हैं आप भी? वैशाली कब से खड़ी है, उसे बैठने को भी नहीं कहा आपने। वैशाली, तुम बैठो और चाय पियो, मैं अभी गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे नहीं कंचन, मुझे सुरेश से कुछ सलाह लेनी थी, तो बस यही काम है, तुम मेरी खातिरदारी की चिंता मत करो। आए दिन वैशाली का सुरेश के घर आना जाना लगा ही रहता था और वैशाली भी सुरेश की इस दिक्कत को जानती थी। कुछ दिनों बाद सुरेश और कंचन एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें सैरोगेसी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर कंचन के मन में एक आशा की किरण जागती है। लेकिन इस टेंशन के अलावा सुरेश पर अपने बिजनेस को लेकर भी काफी टेंशन थी, जिसके चलते वो एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है और बहुत ज्यादा पी लेता है। वो बार से नशे में चूर होकर निकलता है तो वहाँ से अपनी एक सहेली के साथ गुजर रही वैशाली उससे टकरा जाती है। सुरेश, तुम यहाँ, वो भी ऐसे लड़खड़ाते हुए? जिसकी जिंदगी लड़खड़ा गई हो,
वो खुद कैसे सीधा चल सकता है? तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। तुम ठीक हो ना? घर चलो। वैशाली जैसे तैसे नशे में चूर सुरेश को उसके घर लेकर जाती है, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ नहीं होती। तभी वो सुरेश को उसके कमरे में लेकर जाती है और उसे बेड पर बैठाकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सुरेश नशे में उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके करीब आकर वैशाली के दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं और दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह जब सुरेश की आंखें खुलती हैं, तो वो वैशाली को अपने साथ देखकर चौंक जाता है और कुछ देर में वैशाली उसके घर से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। इस बात को हुए 1 महीना बीत जाता है। इस बीच वैशाली सुरेश के घर फिर कभी नहीं आती। एक रोज जब सुरेश कंचन की तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां कंचन डॉक्टर के पास होती है, तभी सुरेश को वहां वैशाली मिल जाती है, जो उसे अनदेखा कर जाने लगती है। तभी एक नर्स पीछे से उसे आवाज लगाकर कहती है, वैशाली जी रुकिए, ये आपकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है। आप डॉक्टर के पास ही भूल आई थी। प्रेगनेंसी रिपोर्ट? ओह, तो आप इनके पति हैं, आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इतना कहकर नर्स वहाँ से चली जाती है और सुरेश वैशाली से कहता है, तुम माँ बनने वाली हो। ये हमारा बच्चा है ना? उस रात के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया सुरेश, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही मुझे प्रेगनेंसी का पता चला और मैंने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला लिया है। लेकिन ये बच्चा मेरा भी है वैशाली। उनकी ये बातें कंचन भी सुन लेती है और हैरान होकर कहती है, तुम्हारा बच्चा? यानी वैशाली तुम्हारे? कंचन देखो, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। आप क्या बताएंगे? मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। आप मुझे इस तरह धोखा देंगे, मैंने ये कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। कंचन गुस्से में वहाँ से घर चली जाती है। सुरेश और वैशाली भी वहाँ पहुँचते हैं और उसे सब कुछ सच सच बताते हैं। सब कुछ सुनकर कंचन रोने लगती है और दोनों की जिंदगी से जाने का फैसला करती है। लेकिन सुरेश कंचन को खोना नहीं चाहता था। ये देखकर वैशाली कहती है, कंचन, भले ही तुम इस रिश्ते को नाजायज कह सकती हो, लेकिन ये बच्चा जायज है। इस बच्चे को भले ही मैं जन्म दूंगी, लेकिन ये माँ तुम्हें ही कहेगा। उसकी बात सुनकर कंचन सोच में पड़ जाती है, लेकिन बच्चे की बात सुनकर कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसकी बरसों की मुराद पूरी हो गई हो, जिसके चलते वो अपने मन में कहती है, इस बच्चे के कारण मेरी माँ बनने की तमन्ना तो पूरी होगी और मुझे इस समाज में बांझ होने के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। ये सब सोचकर वो अपने पति को दूसरा मौका देती है और वैशाली की बात भी मान लेती है। इस तरह धीरे धीरे 8 महीने का समय गुजर जाता है और वैशाली एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और उन्हें सुरेश कंचन को सौंप देती है। और इस तरह कंचन अपने पति की नाजायज पत्नी के बेटे को अपना जायज बेटा मानकर उसकी परवरिश करती है। और पिछले 20 सालों से मैं इस सच्चाई से अनजान रहा। बेटा, मैं बस तुझे एक बार गले लगाना चाहती थी, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई और उस समय मैं नहीं चाहती थी कि तुझे नाजायज औलाद कहे, इसलिए मैं तुझे इन्हें सौंप कर चली गई। ये सब जानकर कार्तिक को झटका जरूर लगता है, लेकिन वो वैशाली को गले लगाकर उसकी इच्छा भी पूरी करता है। साथ ही उससे फिर कभी ना मिलने को भी कहता है।